हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। 11th क्लास में लास्ट में हमने अपना जो टॉपिक किया था वो रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म किया था। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं वो आते हैं हमारे इस लंग्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ वॉल्यूम और कुछ कैपेसिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास में सबसे पहली जो वॉल्यूम आती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग नॉर्मल अगर एयर को इनहेल कर रहे हैं और नॉर्मली उसको एक्सहेल कर रहे हैं तो कितनी वॉल्यूम जो है हम लोग ये करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 500 ml रहती है एक हेल्दी मैन के अंदर। तो ये एक रेस्पिरेशन के दौरान है। तो हमारी रेस्पिरेशन जो है हमने कहा था 14 से 18 टाइम्स पर मिनट होती है। तो उसके हिसाब से लगभग हमारी बॉडी में एक मिनट के अंदर कितने ml एयर जो है वो इंस्पायर और एक्सपायर होती है, वो होती है 6000 to 8000। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में आती है IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस इज द वॉल्यूम additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration, जिसका मतलब है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा अगर हम फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं, धक्के से कितनी हवा हम अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं, वो होती है हमारी IRV। और इसका वॉल्यूम होता है 2500 से लेकर 3000 ml। क्लियर। थर्ड हमारे पास में टर्म आती है ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, बाहर निकाल सकता है बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। धक्के से हम लोग कितनी वॉल्यूम ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है 1000 to 1100 ml। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर 3000 ml तक एयर जो है उसको खींच सकते हैं, लेकिन बाहर उसमें से मैक्सिमम लोग 1100 ml जो है उसी को निकाल सकते हैं। तो बाकी जो बच गई फिर उसका क्या होगा, वो हमारे अगले टर्म में आ जाएगी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि हम लोग अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं, मान लो हमने धक्के से सांस छोड़ भी दी, उसके बाद भी हमारी बॉडी के अंदर कितनी वॉल्यूम जो है लंग्स के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड ये कितनी होगी, तो हमारी 2500 या 3000 में से हम लोग क्या कर देंगे 1000 या फिर 1100 जो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml। ठीक है, ये तो है वॉल्यूम्स की बात। अब इसके बाद में हमारे पास में बात आती है कुछ कैपेसिटीज़ की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज IC। तो ये है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कि नॉर्मली हम लोग सांस को छोड़ रहे हैं, तो नॉर्मली सांस को छोड़ने के बाद हम कितनी मैक्सिमम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर खींच सकते हैं। तो इसमें हमारी टाइडल वॉल्यूम आ जाएगी जो नॉर्मल एक्सपायरेशन में चलती है, और प्लस में हमारी क्या आ जाएगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने कहा था धक्के से कितनी अंदर खींची जा सकती है। क्लियर। उसके बाद आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। ये होती है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, कि कितनी हम लोग नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद धक्के से बाहर निकाल सकती हैं। तो इसमें हमारी टाइडल वॉल्यूम आ जाएगी और साथ में आ जाएगी हमारी कौन सी ERV। थर्ड हमारे पास में आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये हमारी जो है लंग्स के अंदर टोटल वॉल्यूम कितनी बच जाएगी आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो हमारी हो जाएगी FRC। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा ERV प्लस RV, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी बची है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी कितनी छोड़ दी गई है। सेकेंड लास्ट हमारे पास में आती है वाइटल कैपेसिटी, दैट इज VC। तो ये हमारी क्या होती है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। धक्के से हम लोग हमारे लंग्स में से हवा को कितना एक्सपायर कर सकते हैं, उसके बाद कितनी हम लोग एयर को ब्रीद इन कर सकते हैं, वो हमारी है वाइटल कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आ जाएंगी ERV, TB एंड IRV। और लास्ट हमारी टर्म बचती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है,
तो टोटल कैपेसिटी हमारी वो हो जाएगी कि हम लोग ने फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर ऑफ वॉल्यूम को क्या किया है, अकोमोडेट किया है हमारे लंग्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारी 4 चीज़ें आ जाएंगी, आरवी, ERV, TV एंड IRV, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमारी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम का जो जोड़ आएगा, उनका जो प्लस आएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज की, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी में चलता कैसे है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। देखिए, जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है, हम लोग एयर को इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, ठीक है, और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई हमारे लंग्स में अंदर जाती है। तो लंग्स के अंदर तो हमारा एक्चुअल क्या चलता है, गैसेस का एक्सचेंज चलता है, लेकिन हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जिस जगह में क्या होता है, हम लोग अगर नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमारे इस जगह के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो जो स्पेस, वो जगह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जहाँ पर वो एयर हमेशा प्रेजेंट होगी, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डेड प्लेस, ठीक है, या डेड स्पेस हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वो प्लेस या वो स्पेस होगा जिस स्पेस के अंदर या प्लेस के अंदर हमारी गैसेस, ठीक है, या हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, तो वो एक्चुअली में हमारे रेस्पिरेशन में या एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही हैं, ठीक है। वो हमारे क्या होती हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, वो वहाँ पर जो है हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, क्लियर। तो ये डेड स्पेस के अंदर जितनी भी एयर होगी, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं तो एक्सपायर करने के टाइम पे वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमारे इस डेड स्पेस में रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बाहर निकल जाएगी। फिर जब हम लोग एयर को क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो हमारी जो वो इंस्पायर्ड होकर एयर आ रही है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहले की डेड स्पेस के अंदर जो क्या पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोनों जो है मिलके कहाँ पर चली जाएंगी, लंग्स में चली जाएंगी। ऐसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो एक्सपायरेशन के टाइम पे भी क्या है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो कुछ हमारे जो है वहाँ पे फिर ऑक्सीजन जो क्या होगी, लंग्स के में इस हमारे डेड स्पेस के अंदर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ये जो है फिनोमेनन इस तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो वो होगा सिंपली डिफ्यूज़न से, और दूसरा हो सकता है हमारी बॉडी में पार्शियल डिफ्यूज़न, ठीक है। क्या हो सकता है, पार्शियल डिफ्यूज़न हो सकता है। एंड पार्शियल डिफ्यूज़न जो है वो हमारी बॉडी में एक स्पेशल जो है कैरियर प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, उसकी हेल्प से होता है, ठीक है। और जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न आपको पता है डिफ्यूज़न कैसे होगा, डिफ्यूज़न का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो अपनी क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हमारी बॉडी में क्या चलेगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब गैसेस के एक्सचेंज के लिए हमें पता है हमारे एल्वुली काम में आते हैं, ठीक है। एल्वुली के साथ में हमारी जो है ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, जहाँ से फिर जो है वो इंस्पायर्ड एयर ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई में आकर और वहाँ से फिर वो ब्लड के अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर जाता है और हर एक टिश्यू तक पहुँचाता है, और हर एक टिश्यू से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में क्या आती है, घूम के वापस हमारे क्या आती है, लंग्स तक आ जाती है। और इसमें हार्ट हमारा जो है वो आपको पता है सर्कुलेशन में रोल प्ले करेगा, ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन में। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर इनका एक्सचेंज देखना चाहते हैं तो हमें पहले पार्शियल प्रेशर के बारे में समझना होगा, ठीक है। किसके बारे में समझना होगा, पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, इसको मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो कि मेरे पास में
एक गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें ये मान लो मैंने रेड वाली जो है एक गैस बना दी है, ठीक है, उसके बाद में ये मैंने सेकंड जो है ग्रीन कलर से कोई गैस बना दी है, उसके मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, ठीक है, और तीसरा मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से भी आपके लिए एक थर्ड गैस के मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर देता हूँ। अब मेरे पास में कोई भी XYZ 3 गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब इस गैसेस के मिक्सचर में से अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरी ब्लैक कलर के मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं, ठीक है, ये कोई भी मान लो मेरे पास में X गैस है सपोज करो, ठीक है। अब पूरे गैसेस के मिक्सचर में से सिर्फ इस गैस का कितना जो है प्रेशर ये एक्सर्ट कर रही है पूरे मिक्सचर में से, ठीक है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस X फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज इट्स पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को मैं यहाँ पर जैसे ऐसे लिख दूंगा Px, ठीक है। तो ये किसका प्रेशर है, X गैस का प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, पूरे गैसेस के मिक्सचर में से किसी भी एक गैस का कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है उस पूरे मिक्सचर में, तो वो उसका क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में भी गैसेस का एक्सचेंज चलता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हम लोग ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक जो है टेबल हमारी बुक में दिया गया होता है, ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज को दिखाने के लिए इनके पार्शियल प्रेशर। तो जब हम इनका टेबल देखते हैं तो इसमें देखो ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो होता है वो 159 mm मरकरी होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, एल्वुले के अंदर 104 होगा। अब बाहर जब प्रेशर ज़्यादा होगा, एल्वुले में कम होगा, तभी तो गैस क्या करेगी, डिफ्यूज़ हो क्या जो है वो एंटर कर पाएगी लंग्स के अंदर, है ना। फिर डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर दोनों का जो है पार्शियल प्रेशर दिखाया है। तो ऑक्सीजन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 है, लेकिन ऑक्सीनेटेड में 95 है, बिकॉज ऑक्सीनेटेड मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हुई है। तो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। टिश्यूज़ के अंदर इसका वापस से 40 रह जाएगा, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वो डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है, रिलीज़ हो जाती है टिश्यू के अंदर। तो रिलीज़ होने के लिए प्रेशर कम चाहिए, तभी तो ऑक्सीनेटेड ब्लड 95 से 40 तक वो क्या करेगी, वो डिफ्यूज़ हो पाएगी। क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो एल्वुले के अंदर उसका जो प्रेशर रहता है वो 40 रहता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर उसका 45 रहेगा, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। ऑक्सीनेटेड ब्लड में फिर से उसका कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। टिश्यू के अंदर से उसका जो है 45 रहेगा, ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ से फिर क्या होगा, वो टिश्यू से वापस ब्लड के अंदर क्या हो सकती है, डिसोसिएट हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दो फॉर्म के अंदर हो सकता है, टू फॉर्म के अंदर हो सकता है। एक तो जो है वो हमारी बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, ठीक है, और दूसरे तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है। सॉल्यूशन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 3% ही क्या हो पाती है, ट्रांसपोर्ट हो पाती है। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में 97% एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो अब इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में आरबीसीज के अंदर, ठीक है, हमें पता है क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं,
2 पॉजिटिव मतलब आयरन, ठीक है, इसके जो हैं वो आयंस होते हैं, तो इसके साथ में हमारी क्या होती है, वो ऑक्सीजन बाइंड होकर चलती है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें 4 आयरन के हमें ये आयंस नज़र आते हैं, तो एक Fe के साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है इट कैन मैक्सिमम कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ में कैरी हो सकते हैं, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है तो ये बनाती है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसको लिखा जाएगा HBO से, ठीक है। ये होता है रेड कलर का पिगमेंट। और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जो बाइंड होना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेशन बोला जाता है। तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ में जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होती है तो उसके बाइंड होने से क्या बन जाएगा, तो उसके बाइंड होने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Hb4O8। क्लियर है जी। नेक्स्ट बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे चलता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एक तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में, दूसरा ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो सकती है, और तीसरा ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में जब हम इसका देखते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म में ये लगभग जो है 7% जो है एज ए सॉल्यूशन फॉर्म में या फिजिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। एज ए बाइकार्बोनेट आयंस ये हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, एंड रिमेनिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 23% जो है ये हमारी बॉडी में एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है। तो जब हमारी बॉडी में ये एज ए बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर एक एंजाइम जो है वो काम में आता है, और जिस एंजाइम का नाम है कार्बोक्सी एनहाइड्रेस, ठीक है। क्या नाम है इसका। तो ये हमारी बॉडी में क्या बनाती है, ये हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में ऐड होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास में क्या आएगी, CO2 + H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम में आएगा और बन जाएगा H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। और फिर ये कार्बोनिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव + HCO3 नेगेटिव, और ये HCO3 नेगेटिव जो है ये होता है हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन। तो इस सिचुएशन में जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है, दे आर पिक्ड अप बाय प्रोटीन्स, उनको तो प्रोटीन पिकअप करके ले जाती हैं, एंड जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये हमारी बॉडी में सोडियम या पोटाशियम जैसे बेसिस के साथ में ये क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और जिससे ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड की जो pH होती है इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, इसमें हमारे एक्स एक्सिस में क्या दिखाया है, ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन दिखाई गई है कि कितना वॉल्यूम होने पर कितनी % जो है हीमोग्लोबिन के साथ में इसकी सैचुरेशन रहेगी, एंड वाई एक्सिस में हमारे पास में इसका गैसेस प्रेशर दिखाया गया ऑक्सीजन का। तो इसमें आप देखोगे जैसे ही इसका जो गैसेस प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, तो वैसे ही उसकी परसेंटेज सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होने की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और आप देखोगे कि 120 और 140 के आसपास में जो इसकी सैचुरेशन है वो लगभग क्लोज टू 100 रहती है।
तो जैसे हमने कहा था कि लगभग 97% जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके ही ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमारे लंग्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो जब फुल सैचुरेशन हमारे बॉडी के अंदर होती है तो हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम वो लगभग 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, अपने साथ में कंबाइन कर सकता है, ठीक है, 1 ग्राम। तो आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो ग्राम है वो अगर नॉर्मली बात करें तो 12 से लेकर 16 ग्राम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है। तो अगर हम लोग सपोज करें कि 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मिलती है, ठीक है, तो 14.5 ग्राम का जो हीमोग्लोबिन है वो टोटल कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ में कैरी करके लेके जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 14.5 को 1.34 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लगभग क्लोज टू 20 ml पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकता है। क्लियर है। अब इसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इफेक्ट करने वाले हमारी बॉडी में कौन से फैक्टर होते हैं, तो इसको इफेक्ट करने वाले हमारी बॉडी में 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन, 3rd नंबर पर आता है टेम्परेचर, 4th नंबर पे आता है एरिथ्रोसाइट कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो कि हमारी होती है DPG। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो हैं बात करने वाले हैं बोहर इफेक्ट के बारे में, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में और हेल्डेन इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बोहर इफेक्ट क्या होता है। बोहर इफेक्ट का मतलब है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा था वाटर के साथ में रिएक्ट करके वो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, है ना, जो बाद में बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है, ये कार्बोनिक एसिड हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ के अंदर ये उसकी पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में पीएच कम होगी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को इंड्यूस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको गिव अप करे। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका असर जो है हमारी बॉडी में क्या रहता है, क्या रोल प्ले करता है, बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट जो है वो ये रोल प्ले करता है, ये ऑक्सीजनेशन को एनहांस करने में लंग्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। क्लियर। सेकंड हमारे पास में आती है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में हमने कहा था कि कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट होता है, तो उसके कारण ये बाइकार्बोनेट आयन एग्जिट हो जाते हैं। उनके एग्जिट होने से हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो प्लाज्मा का और एरिथ्रोसाइट्स का जैसे ही आयनिक बैलेंस चेंज होता है तो उस आयनिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस, ठीक है, वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो दिस डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू एरिथ्रोसाइट्स इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बोलते हैं हम लोग हैम्बर्गर्स फिनोमिनन। क्लियर है, ये याद रखना है आपने। चलो, इसके बाद में 3rd इफेक्ट हमारे पास में है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड करती है तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन विल टेंड टू रिप्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस करके ही बाइंड कर पाएगी ना। तो उस रिप्लेसमेंट को, ठीक है, जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। तो ये बोहर इफेक्ट के जैसे ही हेल्डेन इफेक्ट क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का काम करेगा। क्लियर है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास में जो है वो है फीटल हीमोग्लोबिन का आज का। तो फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर उसका जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट चल रही है, तो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में जो है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि अगर मदर और फीटस दोनों के ब्लड की सेम ही
जो है ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी रही हीमोग्लोबिन की, तो फिर तो उन दोनों के बीच में जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा मटेरियल्स का, है ना। इस वजह से जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो ईजिली क्या कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज या फिर मटेरियल्स का एक्सचेंज कर पाता है, ठीक है। और आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये बाद में एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें जो बोहर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट हैं, तो ये जो है आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे KVS है, DSSS भी है, ठीक है, EMRS हम लोग बात करते हैं, या और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।